जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 40 है जी आज हमारा। आज के लेक्चर में एक तो हम होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें आईकैप के पास पेपर्स के क्वेश्चन भी शामिल है। ज़्यादातर आईकैप के पास पेपर के क्वेश्चन ही हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 7 के दो नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करने हैं हमने, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। चैप्टर 6 और 7 दोनों हमारे रिलेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें हम ये सीख रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के रूल्स क्या होंगे। ठीक है, कल हमने जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स स्टडी किए थे, असाइनमेंट भी उसी के ऊपर बेस कर रही है। आज के लेक्चर में हम टाइम एंड प्लेस के बारे में स्टडी करेंगे और ऑर्डर के बारे में। टाइम का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट किस प्रॉमिस कोई भी है किस वक्त परफॉर्म होना चाहिए। प्लेस का मतलब क्या है किस जगह परफॉर्म होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या है पहले कौन सा प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा, बाद में कौन सा प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल है, वन लाइनर आंसर है। टाइम क्या हो, प्लेस क्या हो, ऑर्डर क्या हो, वन लाइनर आंसर क्या भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, प्लेस या ऑर्डर स्पेसिफाइड ना हो। तो आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, प्लेस या ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या, तरतीब, पहले कौन सा प्रॉमिस पूरा होगा बाद में कौन सा मेंशन ना हो तो उस पे रूल्स क्या होंगे, आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। शाबाश, पूछिए जल्दी से जी। कुछ नहीं, सब समझ आ गया। कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? रीडिंग नहीं होती भाई, पहले कई दफा समझाया। असाइनमेंट होती है तो रिटर्न होती है, वरना असाइनमेंट नहीं होती। इधर रीड कर रहे हैं, उधर आईकैप में भी पेपर रीड करके आ जाएंगे। इधर लिखने की आदत पड़ेगी तो आईकैप में भी जाके लिखेंगे ना। तो लिखने की आदत कम पड़ेगी आपको, फिर कहेंगे सर कंसेप्ट सारे आते थे। अगली बात पता है आपको? कोई क्वेश्चन नहीं? फिर चलिए होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड में चलिए जी, होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 7 जी। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है? फहीम सली, ये तो 2 है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ब्रीफली डिस्कस वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टीज कैन आल्सो परफॉर्म द प्रॉमिस। ये हम डिसीजन कैसे करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने परफॉर्म करना है या किसी थर्ड पार्टी? साथ हो जाना भाई, क्या अपने बैग तो बच्चों की तरह लड़ते हैं, बाहर निकल के छोड़ना नहीं है इसको। क्या करते हैं? अब आगे हो जा, और जगह आगे जी भाई। हाँ, अगर थर्ड पार्टी, भाई मेरा क्वेश्चन नहीं आप समझे। उसने कहा है बताइए इनमें से किस केस में प्रॉमिसर को परफॉर्म करना चाहिए और किस केसेस में कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। सवाल मेरा ये है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रॉमिस खुद परफॉर्म करना चाहिए प्रॉमिसर को और कौन सा थर्ड पार्टी यानी एजेंट वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्री हुआ हो कि प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा तो उस सूरत में प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा, वरना बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
यानी इसको 22 पे करवा दे कि 18 पे? 16 पे करवा दे। मैं एसी को सेट कर दिए, ये टेम्परेचर 20 की बजाय 16 कर दे, 16 कर दे। चलिए, पर आरिफ प्रॉमिस टू मैरी बिस्मा, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। आजम प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बाबर, पर्सनल आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक वर्क जो भी होगा वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। आजम प्रॉमिसेस टू पे बाबर ए सम ऑफ मनी, थर्ड पार्टी, भाई पैसों से गर्ल्स है, जो मर्जी दे जाए। डी, आजम प्रॉमिसेस टू मैरी बुशरा, आजम डाइज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो फिर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आजम promises to deliver goods to Babar on a certain day on payment of ₹1,000. आजम dies before that day. लीगल थर्ड पार्टी कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, शाबाश। F, Kamran borrowed ₹200,000 from Babar and promises to repay within a month. Akmal, the father of Kamran pays ₹200,000 to Babar. तो वैलिड रीपेमेंट ऑफ डेट हो गई। अब बाबर क्या कामरान से क्लेम कर सकता है? वैसे नहीं कर सकता। जी, अजमल promises to deliver goods to Banu on a certain day on payment of ₹1,000. अजमल dies before that day. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अनवर promises to paint a picture for Salim by a certain day at a certain price. अनवर dies before the day. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर वहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर। सर, बंदा मरा नहीं है लेकिन उसने ब्रीच कर दिया, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। बंदा मरा नहीं लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो दूसरी एग्रीड पार्टी है इसे रिसेंड कर देगी और डैमेजेस क्लेम करेगी। डैमेजेस क्या होता है? ब्रीच की वजह से जो नुकसान हुआ वो सारा भरेगी पार्टी। Question 2. Fahim, Salim and Jamil jointly borrowed ₹50 million for a business project from a common friend Kamal. इस सेंटेंस में जॉइंट प्रोमिसर है कि जॉइंट प्रोमिजी? ये जॉइंट प्रोमिसर का केस है कि जॉइंट प्रोमिजी का? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि फहीम, सलीम एंड जमील जॉइंट प्रोमिसर्स हैं? कितनों का ख्याल है जॉइंट प्रोमिजी हैं? ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हैं और अब ये वादा कर रहे हैं कि ये पैसे अदा करेंगे। वो जो प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस अब उनको पैसों को वापस करने का प्रॉमिस है, पैसे लेने का प्रॉमिस नहीं है। तो ये प्रोमिसर है और प्रोमिसी कौन है? कमाल। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द, जॉइंटली उन्होंने प्रॉमिस किया, यानी जॉइंट प्रोमिसर हैं अब ये तीनों। फिर क्या हुआ? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द फॉलोइंग। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, व्हाट वुड बी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स? जॉइंट प्रोमिसर के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे? आल्सो एक्सप्लेन द राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमील फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट प्रोमिसर के राइट्स और लायबिलिटीज। अच्छा, पहले लायबिलिटीज बतानी है, बाद में राइट्स बताने हैं, ये असूल है। पहले जॉइंट प्रोमिसर की जब बात होगी पहले लायबिलिटी, क्योंकि पहले लायबिलिटी होती है बाद में राइट क्रिएट होता है लायबिलिटी की वजह से। लायबिलिटी क्या है? ये मेरे भाई लायबिलिटी क्या है? पैसे वापस करने, ये सिखाए पैसे वापस करने। जॉइंट प्रोमिसर लायबिलिटी क्या है? सर किसके? प्रोमिसर के? जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है सर उनकी के उन्होंने जो लोन लिया वो वापस करना है। वापस कर
क्या लायबिलिटी है? आज जॉइंटली परफॉर्म टू हाँ जी, शाबाश। जो जॉइंट प्रॉमिस की लायबिलिटी है वो है जॉइंट एंड सेवरल। कल क्लब के समझाया था जॉइंट का मतलब क्या है, सेवरल का मतलब क्या है। छुट्टी पे थे। जॉइंट एंड लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का मतलब क्या है? एनीवन कैन बी कंपेल्ड टू पे। सेवरल का मतलब क्या है? फॉर होल डेट। ये हो गई लायबिलिटी। राइट्स क्या है? राइट्स, इफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स पे मोर देन हिज शेयर, he has right to claim to reimburse extra amount paid from other joint promisor। ये लायबिलिटी और राइट्स दोनों समझ आए? लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। राइट्स क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए तो रिकवर कर सकते हैं। जी, ये मैंने आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बताई है, लेकिन उसी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में अगर नाम लिख देंगे तो वो डिसीजन बन जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सिर्फ एक चीज भी लिखते तो काफी होती है, ठीक है। और वैसे भी इसमें देखें क्वेश्चन में उसने हमें मार्क्स जो है वो कम 6 मार्क्स है और 3 चीजें हैं। एक ये 2 नंबर के साथ ये, फिर 2 नंबर के साथ आल्सो एक्सप्लेन से लेके ये तकरीबन होगा असेसमेंट, और फिर 2 नंबर के साथ बी पार्ट। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में हम रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखते, ये बताया हुआ कि नहीं? कह रहे आल्सो एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमील फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी। रिलीज का कंसेप्ट स्टडी किया था हमने। अगर कमाल जमील को रिलीज कर देता है तो फिर इसके बाद लायबिलिटी क्या होगी? अदर जॉइंट प्रोमिसर की। अदर जॉइंट प्रोमिसर आर स्टिल लायबल टू पे टू कमाल होल अमाउंट। और हाँ जी, जमाल। और राइट क्या है? अदर जॉइंट प्रोमिसर कैन स्टिल क्लेम एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फ्रॉम जमील, यानी जमील इज नॉट रिलीज टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिसर। क्लियर? बी, हाउ द लायबिलिटी वुड डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। अगर वन प्रोमिसर की डेथ हुई है, 1 और मोर की, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज जॉइंट प्रोमिसर अलोंग विद अदर जॉइंट प्रोमिसर्स आर लायबल। और अगर ऑल जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंट प्रोमिसर आर लायबल। हाँ जी बिल्कुल, लिमिटेड टू द स्टेट, ट्रांसफर टू देम। 2 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 3, Benjamin borrowed ₹1 million from Hatim and Tahir jointly and promised to repay the amount on March 1, 2011। जॉइंट प्रोमिसर का केस है कि जॉइंट प्रोमिसी का केस है? जॉइंट प्रोमिसर का केस है कि जॉइंट प्रोमिसी का? जॉइंट प्रोमिसी का। इसमें प्रोमिसर कौन है? बिन्यामीन। और प्रोमिसी कौन है? क्योंकि बिन्यामीन ने हातिम और ताहिर को पेमेंट करनी है। वाइड एलियन एनिमी कहाँ है? हातिम, ये कौन सा हातिम है? जो कोकाफ से मिलने आता है आपसे, वो है? ये वो नहीं है, ये दूसरा हातिम है। वाइड हो हातिम एंड ताहिर, ठीक है जी। स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन क्लेम कर सकता है? बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट। तो चूंकि दोनों, हाँ, दोनों में से कोई भी एक क्लेम रेज कर सकता है। एक नहीं क्लेम कर सकता, परफॉर्म कोई भी एक कर सकता है।
क्लेम सारे इकट्ठे करेंगे कलेक्टिवली। ये पॉइंट याद है, कल बताया था। तो हातिम एंड ताहिर बोथ जॉइंटली कैन डिमांड परफॉर्मेंस। कोई अकेला परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? नहीं। चुपके से हातिम जाके बिन्यामीन से कहे 1 मिलियन मुझे दे दो, क्या बिन्यामीन दे देगा? नहीं। वो क्या कहेगा? दोनों को बुला, हातिम को कहेगा जाओ, ताहिर को भी बुला के ला। हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम अलोंग विद ताहिर कैन डिमांड परफॉर्मेंस। और फिर बोथ हातिम एंड ताहिर डाई बिफोर ड्यू डेट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ हातिम एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ताहिर कैन डिमांड परफॉर्मेंस। क्लियर? सिंपल कंसेप्ट था। कोई प्रॉब्लम? नो सर। 4 सुहेल एंड अफाक। लैंड का मतलब क्या होता है? उधार दिया। और बारोड का मतलब क्या होता है? उधार लिया। लैंड का मतलब क्या? उधार दिया। बारोड का मतलब उधार लिया। सुहेल और अफाक ने उधार दिया 2 मिलियन मोहसिन, लैला और फैजान जॉइंटली को। इसमें जॉइंट प्रोमिसर कौन है? जॉइंट प्रोमिस सुहेल एंड अफाक कौन है? जॉइंट प्रोमिसर के जॉइंट प्रोमिसी। ये जॉइंट प्रोमिसी है क्योंकि बाकी 3 ने इन 2 को पेमेंट करने हैं। और मोहसिन और लैला, नहीं लैला, मोहसिन, लैला एंड फैजान, ये लोग कौन है? जॉइंट प्रोमिसर्स है। ऑन ड्यू डेट लैला बिकेम इंसॉल्वेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल। अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम। ये तर्जमा क्या हुआ? सुहेल को बताए बगैर अफाक चाहता है कि मोहसिन उसे पूरे पैसे दे दे। Under the previous contact and explain whether Mohsin can be compelled to pay the full amount to Afaq। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या मोहसिन फुल अमाउंट पे करेगा, दूसरा हिस्सा क्या अफाक को अमाउंट पे की जाएगी। तो पहले हिस्से का आंसर है यस, मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे फुल अमाउंट, क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस की लायबिलिटी आपको पता है सेवरल होती है। बट मोहसिन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे अमाउंट टू अफाक अलोन। अफाक एंड सुहेल जॉइंटली कैन डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम मोहसिन। ये बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। एक, क्या मोहसिन फुल अमाउंट पे करने के लिए लायबल है, और दूसरा, क्या ये फुल अमाउंट सिर्फ अफाक को पे की जा सकती है? नहीं। जॉइंट प्रोमिसेस इकट्ठे डिमांड कर सकते हैं परफॉर्मेंस। ये कंसेप्ट याद है ना? जॉइंट प्रोमिसेस कैन डिमांड परफॉर्मेंस टुगेदर। सेकंड, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही रीपेज द फुल अमाउंट। अगर मोहसिन फुल अमाउंट रीपे करता है तो उसके राइट्स क्या है? मोहसिन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया तो मुझे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके बताएं मोहसिन किस किस से कितने पैसे पे रिकवर करेगा। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। जो कहा पहले वो कैलकुलेट करें। जी कैलकुलेट करें। शाबाश शाबाश, कर दे कैलकुलेट, कर दे कैलकुलेट। मोहसिन ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया कोई? बिल्कुल।
तो वो कितनी कितनी अमाउंट किस किस से अब रिकवर कर पड़ा है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट कंसेप्ट याद है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा तो रीइंबर्स करवा सकता है। करे कैलकुलेट, शाबाश शाबाश, हो गई आपकी कैलकुलेशन? किधर है कैलकुलेशन? मर्जी आपकी। 0.9 मिलियन किससे क्लेम करेगा? सर ये करेगा इससे, फिजान से। और लैला से? उससे तो वही सॉल्व होगी, उसकी लायबिलिटी दोनों पर आएगी। 2000 तक सेम थी, ये सब की होनी थी। अच्छा सर, कितना आया आंसर? गलत। कितना गलत है? 2 मिलियन तीनों ने पे करनी है। हाँ गलत है, फिर गलत है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट किसने किसको पे करनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट की बात कर रहा हूं। ये क्या हो गया? प्रोजेक्टर क्यों बंद हो गया? चले कैलकुलेट कीजिए, शाबाश। मोहसिन ने किससे कितने पैसे क्लेम करने हैं? ये भाईजान लास्ट टाइम भी 2-3 दफा किसी स्टूडेंट ने प्रोजेक्टर बंद किया था मोबाइल से। ऐप होती है ना ऐसे, अगर मैंने किसी स्टूडेंट को पकड़ लिया ना तो ये मेरा वादा है मेरी क्लास में नहीं बैठेगा आइंदा कभी भी किसी भी क्लास में, ठीक है? क्योंकि स्टडी को जो डिस्टर्बेंस होती है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता। बाकी आप अकेले अपने साथ जो मर्जी मोबाइल देखे, सो जाए, एक दूसरे से बातें करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस इशू से क्लास डिस्टर्ब होती है ना उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो कोशिश करें अब भाईजान जो हैं जो ये काम कर रहे हैं वो ये काम ना करें। और अगर कोई बंदा कर रहा है और साथ वाला विद एविडेंस मुझे बता देगा, 10,000 रुपया उसे दूंगा, 10,000 रुपया उसे दूंगा। चलिए विद एविडेंस, मैंने कहा था विद एविडेंस। चलिए भाईजान इसको चेक की, अब हो रहा, डिस्प्ले हो रहा है। चलिए तब तक, अच्छा अमाउंट कितनी कैलकुलेट की आपने? 0.6 मिलियन गलत है। हाँ 1 मिलियन करेक्ट है। 1 मिलियन करेक्ट कैसे है? देखिए, हाँ इसमें एक कंसेप्ट ये था कि लैला इंसॉल्वेंट हो गई थी। अब लैला इंसॉल्वेंट हो गई, अब देखें हर एक का शेयर था 0.66 मिलियन, ठीक है? हर एक का शेयर इतना था। अब चूंकि लैला इंसॉल्वेंट हो गई, लैला का बैड डेट जो कितना हुआ 6, ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा 3-3। तो इसका मतलब है कि अब कितनी अमाउंट रिकवर होगी? 1 मिलियन। यानी 1 मिलियन अल्टीमेटली नेट पोजीशन क्या हुई कि 1 मिलियन पे करना पड़ा मोहसिन को और 1 मिलियन फैजान को। ये क्लियर होगी कैलकुलेशन? 1 मिलियन पे पहुंच गए आप लोग सारे? जी सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जी जी हाँ वो अकेला नहीं ले सकता, लेकिन आगे उसने कहा है पार्ट बी में कि अगर वो उनसे पूरी अमाउंट पे कर दी हो दोनों को, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक बंदे को पे किया, अगर दोनों को पे कर दियो। जी जी अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अनलेस एग्रीड अदरवाइज। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी तय नहीं पाया हुआ तो फिर ये रूल्स लगेंगे। लेकिन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मोहसिन, लैला और फैजान ने ये कह दिया हो कि भाईजान हम असोहेल या फाग दोनों में से जो भी दुकान पे बैठा हुआ ना उस वक्त, या जो भी हमें मिल गया, हम उसको पूरी अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है? पूरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया हुआ तो इस सिचुएशन में फिर क्या रूल होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल पार्टी भी डिमांड कर सकती है।
या ये भी लिख सकते हैं कि जो लायबिलिटी होगी वो किसी एक जॉइंट प्रोमिसर की सिर्फ 1 मिलियन तक होगी, सेवरल नहीं होगी। ये भी लिख सकते हैं। लायबिलिटी को कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ये रूल जो हमने पढ़े हैं इनको चेंज करना चाहे आप किसी भी रूल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। अगर एग्री, ये अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स का मतलब यही है कि अनलेस एग्रीड अदरवाइज इन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ही है ना? आजम, बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर रुपीज 3000 हुम। इसमें जॉइंट प्रॉमिसर्स कौन है? आजम, बाबर और सकलैन जॉइंट। हुम कैन दावर कंपेल टू पे द डेट? दावर किसको कंपेल कर सकता है? किसी भी एक को, आजम को भी, बाबर को भी, या सकलैन, किसी एक को भी, तीनों को भी कर सकता है। बिल्कुल, जॉइंटली का मतलब यही है। बी, आजम, बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर सम ऑफ रुपीज 3000। सकलैन इज कंपेल्ड टू पे द होल। अब आगे कहानी को मजीद आगे लेके गया। उसने कहा सकलैन से सारे पैसे रिकवर करवा लिए। आजम इज इंसॉल्वेंट बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट्स। वो बैंकरप्ट हो गया और वो 1/2 अमाउंट पे कर सकता है। लेकिन व्हाट इज सकलैन्स राइट इन दिस केस? सकलैन क्या राइट है? सकलैन ने सारे अमाउंट पे कर, आपने मुझे कैलकुलेशन करके बतानी है सकलैन किससे कितने पैसे रिकवर करने का हक रखता है। कैलकुलेशंस करके बताइए। किससे कितने अमाउंट? बाबर से 1250 कैसे कैलकुलेट किया? देखिए 3000 पे किया था ना, तो बेसिकली उसका पहला राइट था 1000 ईच से रिकवर करवाता। अब चूंकि एक पार्टी ने 500 पे किया और बाकी बैड डेट हो गया, तो इसका मतलब जो बैड डेट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ? 500। उस एक पार्टी का 500 बाकी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 250। इसका मतलब 250 लॉस गया बाबर को। बाबर था, कौन था? बाबर को। और बाकी 1000 प्लस 250 1250 पे करना है। अब किसने? 1250 किसने पे करना है? बाबर ने सकलैन को पे करना है। यानी सकलैन का राइट है कि बाबर से 1250 रिसीव करे। ये 1250 कैसे कैलकुलेट हुआ ये समझ आया? 1000 रुपया तो उसने पे करना ही करना था, शेयर जितना बनता है, और बाकी जितना लॉस हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूंकि लॉस हुआ है 500 का और जॉइंट प्रॉमिसर बाकी है 2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर कितना आएगा? 250। टोटल आ गया 1250। शाबाश भाई, ये क्लियर? बी। फिर इसके बाद सी, आजम, बाबर एंड सकलैन आर अंडर ए जॉइंट प्रॉमिस टू पे दावर रुपीज 3000। आजम, बाबर और सकलैन ने दावर को 300 पे। सकलैन इज अनएबल टू पे एनीथिंग एंड आजम इज कंपेल्ड टू पे होल। अब यहां पे थोड़ा सा उसने सिचुएशन को चेंज किया। उसने कहा, ऊपर कहा था 50% पे करेगा, यहां पे उसने कहा कुछ भी अमाउंट पे नहीं कर सकता पार्टी। व्हाट इज आजम्स राइट इन दिस केस? देखें, आजम ने जब फुल पे कर, असूली तौर पे उसे 1000 रिसीव करना था, लेकिन अब एक पार्टी बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गई, तो उसका लॉस कितना हुआ? बैड डेट का 1000। बाकी पार्टीज कितनी है जॉइंट प्रॉमिसर? 2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 500 उसका अपना नुकसान उसके खाते में आ गया। अब उसे रिसीव कितना करना है? 1500। इस 1500 में 1000 ओरिजिनल अमाउंट है और 500 लॉस है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कैलकुलेशन समझ आ रही है? एग्जाम में जब कभी अमाउंट्स देना तो आपने सिर्फ रूल लिख के नहीं आ जाना, बल्कि अमाउंट्स को कैलकुलेट भी करना है। इसके सोल्यूशन में पता नहीं, शायद कुछ में कैलकुलेशन होगी, कुछ में नहीं होगी, लेकिन आपने रूल ये रखना है, जब कभी उसने अमाउंट्स दी हैं आपने कैलकुलेशन हमेशा करके आनी है। क्लियर? नेक्स्ट डी,
Azam, Babar and Saklan jointly promised to pay Davar rupees 3,000. Davar releases Azam from his liability and sues Babar and Saklan for payment. पहला, are Babar and Saklan liable to pay the amount after release of Azam? Yes. बिल्कुल liable है. Can Babar and Saklan claim contribution from Azam? Yes. बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी सो रिलीज्ड इज स्टिल लायबल टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिसर. कोई प्रॉब्लम? ई, Azam in consideration of rupees 5,000 lent to him by Babar and Saklan. अब ये बाबर एंड सकलैन ने पैसे दिए हैं आजम को, तो इसमें प्रोमिसर कौन है? आजम. और प्रोमिजी कौन है? बाबर एंड सकलैन. क्योंकि आजम ने बाबर एंड सकलैन को पैसे देने हैं, तो प्रोमिसर है आजम और बाबर एंड सकलैन है प्रोमिजी. तो चूंकि ज्यादा है एक से, तो जॉइंट प्रोमिस के रूल अप्लाई होंगे. Promises Babar and Saklan jointly to repay them that sum with interest on a day specified. Babar dies. Who is entitled to claim rupees 5,000 from Azam? Legal representative of Babar along with Saklan. Shabash. F. Azam and Babar jointly promised to repay loan of rupees 10,000 on a specified day. Jointly अब इसमें आजम एंड बाबर प्रोमिसर है, जॉइंट प्रोमिसर है. आजम डाइज बिफोर दैट स्पेसिफाइड डे. हु इज लायबल टू रीपे द अमाउंट? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आजम अलोंग विथ बाबर. अलोंग विथ का वर्ड यूज करना है, एंड का वर्ड यहां यूज किया, वरना लगता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव दूसरे के साथ भी मिल गया. ठीक है, अलोंग विथ का वर्ड ज्यादा बेहतर है. अच्छा, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट आगे ट्रांसफर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हो सकता है? ये ध्यान में रखिएगा, कहीं पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट ना हो कहीं पे. जी, असलम, बशीर एंड सोहेल जॉइंटली प्रॉमिस टू पे रुपीज 3,000 टू दाऊद. असलम, बशीर एंड सोहेल मस्ट कंट्रीब्यूट रुपीज 1,000 ईच. ऐसा ही है. असलम डाइज. हु इज लायबल टू रीपे अमाउंट? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असलम अलोंग विद बशीर. ठीक है. हाँ, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी किस हद तक होगी? अप टू द अमाउंट ऑफ स्टेट ट्रांसफर टू दैट. एच, अशरफ ओव्स रुपीज 15,000 टू रिजवान एंड तनवीर जॉइंटली. ही ऑफर्ड टू पे द अमाउंट टू तनवीर ऑन ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, हु रिफ्यूज टू रिसीव इट. इज इट ए वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बाय अशरफ? क्या ये वैलिड है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है? वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है. जी बिल्कुल है. अच्छा, ये एग्जाम्पल रिलेट करती है उस कंसेप्ट से जो मैंने आपको पेंडिंग करवाया है. ठीक है, इसके साथ बेहतर है आप पी लिख दीजिए, पेंडिंग. पेंडिंग लिख दें इसके. कल एक लाइन पेंडिंग करवाई थी ना, हाँ, वो एंड पे करवानी है आपको. पेंडिंग एच वाली एग्जाम्पल के साथ लिख ले पेंडिंग. ये जो लाइन कल आपको एक पेंडिंग करवाई थी उससे रिलेट करते हैं. चलिए, ये थे हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, वरना फिर आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. स्टडी क्या करने जा रहे हैं हम आज? कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. तीन चीजें, टाइम, प्लेस, ऑर्डर. टाइम का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म किया जाए. अच्छा, टाइम से याद रखिए, लॉ में जब हम कहते हैं ना टाइम, तो इससे मुराद ये नहीं है कि कितने घंटों में, कितने, यानी 8:20. नॉर्मल डेली लाइफ में हम टाइम से मुराद लेते हैं वक्त जो चल रहा होता है घड़ी पे, लेकिन लॉ में टाइम से मुराद डे भी है. किस दिन परफॉर्म होगा, किस और परफॉर्म होगा. लॉ में टाइम का मतलब लिया जाता है डेज के लिए, और वो जो होता है ना 9 बजे के 10 बजे, उसके लिए वर्ड यूज होता है और. तो टाइम से मुराद डेज और आवर्स दोनों हैं. ये बात समझ आ रही है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है. तो
पहला असूल के टाइम प्लेस और टाइम एंड प्लेस, अच्छा ये लेफ्ट साइड वाला टाइम एंड प्लेस से रिलेट करता है, राइट साइड वाला ऑर्डर से। कंसेप्ट सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपने तरतीब जहन में रखनी है, पहले क्या पढ़ा बाद में क्या। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, किस वक्त किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए हमने कहा ए भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में किसी को आपने 20 AC 15 तारीख को कॉलेज कैंपस में पहुंचा दीजिए, तो हमने उसे टाइम भी मेंशन कर दिया, हमने उसे प्लेस भी मेंशन कर दी। अब वो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी, कैसे करेगी? एट स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में ही पार्टीज तय कर दें कि टाइम क्या होगा और प्लेस क्या होगी। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो एग्जाम में टेस्ट करेगा, अगर टाइम स्पेसिफाइड ना हो या प्लेस स्पेसिफाइड ना हो तो रूल्स क्या होंगे? टाइम का रूल याद रखें डिफरेंट है, प्लेस का रूल डिफरेंट है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, हमने ये तो कहा भाईजान आपने AC हमें पहुंचाने हैं, लेकिन ना प्लेस बताई ना टाइम बताया, तो किस टाइम पे AC को डिलीवर किया जाएगा? लॉ कहता है ये रीजनेबल टाइम में डिलीवर किया जाएगा। रीजन यानी देखा जाएगा, अगर फर्ज कीजिए हमने जून में AC को ऑर्डर किया है तो दिसंबर में अगर वो AC की डिलीवरी लेके आ जाता है, क्या ये रीजनेबल है? रीजनेबल नहीं है। 2-4 में रीजनेबल क्या होगा? हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब ये लेकिन रीजनेबल क्या है? ये केस टू केस वेरी करता है। बाज़ औक़ात हो सकता है एक दिन रीजनेबल, बाज़ औक़ात एक हफ्ता, और कुछ चीजें ऐसी, जैसे फर्ज कीजिए हमने होंडा वालों से कहा, सुजुकी वालों से कहा हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने पेमेंट कर दी, टाइम नहीं बताया कब गाड़ी डिलीवर करनी है। क्या इसमें एक दिन रीजनेबल टाइम है? नहीं, इसमें आपको पता है नॉर्मली वो ऑर्डर पहले जाता है उनको, फिर वो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, तो इसमें 3 से 6 महीने लग जाना नॉर्मल, ऐसे ही होता है ना, गाड़ी बुक करवाएं डिलीवरी होने में 3 से 6 महीने, तो इसमें 3 से 6 महीने रीजनेबल टाइम समझा जाएगा। तो अगर टाइम मेंशन नहीं है तो प्रॉमिस कब पूरा किया जाएगा? रीजनेबल। और ये रीजनेबल टाइम क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या? ये डिपेंड करता है केस टू केस। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, फर्ज कीजिए रीजनेबल टाइम 1 हफ्ता है, तो आपने विद इन 1 वीक प्रॉमिस को पूरा करना है, लेकिन कब? वर्किंग डे में। संडे को नहीं आ जाना को डिलीवर करने कि सर देखे छठे दिन आ गया हूं, छठे दिन संडे है। क्या छठे दिन अगर गुड्स डिलीवर करने के लिए संडे को पहुंच गया, क्या रीजनेबल टाइम है? ये नहीं है, क्योंकि वर्किंग डे में डिलीवरी कब होनी चाहिए? वर्किंग डे में। अच्छा, वर्किंग डे में बुध को आ गया, और कब आया? लेकिन 11:30 बजे रात को। क्या ये रीजनेबल टाइम है? रीजनेबल टाइम नहीं है। वर्किंग डे और यूजुअली बिजनेस आवर्स जो होते हैं उनमें। क्लियर हुई ये बात? तो मुझे बताइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई ना हो तो किस टाइम पे गुड्स को डिलीवर करना है? विद इन रीजनेबल। रीजनेबल टाइम क्या है? केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। लेकिन जब भी गुड डिलीवर करनी है वर्किंग डे में, विद इन बिजनेस आवर्स। डन? अब आते हैं प्लेस की तरफ, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस मेंशन नहीं है तो क्या रूल होगा? प्लेस मेंशन नहीं है ना, तो जो भी टाइम यानी जिस दिन गुड्स डिलीवर करनी है उस दिन प्रोमिजर मस्ट अप्लाई। अप्लाई का मतलब है पूछना, दरखास्त करना। प्रोमिजर मस्ट आस्क, सर आपने AC का कहा था, टाइम नहीं बताया था, लेकिन हमें पता है AC की जरूरत गर्मियों में ही होती है, और आपने जब ऑर्डर दिया उसके 5 दिन के अंदर अंदर हमने डिलीवरी पूरी कर दी, तैयार है हम। अब बताइए किधर आना है? प्रोमिजर मस्ट अप्लाई या प्रोमिजर मस्ट आस्क का मतलब क्या है?
प्रोमिसर पूछे कि बताइए किस जगह पे आना है, और प्रोमिसी का फर्ज है कि वो बताए किस जगह आना है, लेकिन ये बताएगा वो कि रीजनेबल प्लेस पे आना है। ये ना हो प्रोमिसर फोन करके पूछे कि भाई किधर आना है, और प्रोमिसी कहे अपन तो चांद पे है। क्या चांद पे गुड डिलीवर की जाएंगी? क्या रीजनेबल प्लेस है? वो कहे मैं दिल्ली बैठा हूं, मैं दिल्ली बैठा, हवेली में नहीं, हवेली में भी नहीं। क्यों? ये रीजनेबल प्लेस नहीं है। रीजनेबल प्लेस क्या होती है? रीजनेबल शॉप, कोई वेयर हाउस, कोई पब्लिक प्लेस जो है, कमर्शियल प्लेस, लेकिन पब्लिक प्लेस नहीं। पब्लिक प्लेस नहीं, ओके, अनारकली बाजार के दरमियान में आके हमारा माल उधर स्टॉक कर दो, क्या बाजार, क्या ये पब्लिक प्लेस पे गुड डिलीवर की जा सकती? हाँ, अगर दुकान ही अनारकली में है, वेयर हाउस ही अनारकली में है, उस सूरत में ये रीजनेबल प्लेस होगी। भाई समझ रहे हैं बात? फर्क क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं है तो भी रूल है रीजनेबल टाइम, लेकिन इसमें आप नोट कीजिए प्रोमिसर खुद अंदाजा लगा सकता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा, लेकिन इसमें प्रोमिसर ने खुद अंदाजा नहीं लगाना कि रीजनेबल प्लेस क्या होगी, बल्कि पूछना है। और प्रोमिसर की ड्यूटी लगाई है कि वो जब बताए जगह के सामान किस जगह डिलीवर करना है तो रीजनेबल प्लेस बताए। अब हमें लॉ ने 2 एग्जांपल्स बताई हैं, एक एग्जांपल के कब रीजनेबल प्लेस होगी और एक एग्जांपल कब रीजनेबल प्लेस नहीं हो। क्यों? कब रीजनेबल प्लेस है? वो कहता है जी शॉप पे, वेयर हाउस पे गुड्स को डिलीवर करवाने के लिए कहना ये रीजनेबल प्लेस है, और अपनी रेजिडेंस पब्लिक प्लेस पे या रेजिडेंस पे ये रीजनेबल प्लेस नहीं होती। आप में से जिन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस या अंदाजा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपने घर पे कमर्शियल इन्वेंट्री को स्टॉक करना इलीगल है। आप कमर्शियल चीजें जो हैं वो अपने घर पे नहीं, हाँ कुछ लोग होते हैं फिर भी चोरी छुपे कुछ सामान रख लेते हैं, गवर्नमेंट भी बाज़ औक़ात आई गई कर, लेकिन बाय लॉ ये इजाजत नहीं है इसकी। इसीलिए घर में रेजिडेंस पे चीजें मंगवाना कमर्शियल या पब्लिक प्लेस पे चीजें मंगवाना जो पब्लिक प्लेस है, जहां पे आपका कोई वेयर हाउस या शॉप नहीं है, वो प्रॉपर प्लेस नहीं होगी। प्रॉपर प्लेस क्या होगी? आपकी शॉप, वेयर हाउस वगैरह। क्लियर? ये टाइम एंड प्लेस दोनों का रूल समझ आ गया? फर्क क्या है दोनों में? टाइम के केस में वो खुद अंदाजा लगा लेगा रीजनेबल प्लेस क्या है, प्रोमिसर। प्लेस के केस में प्रोमिसर मस्ट अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या है? आस्क, पूछेगा प्रोमिसर से। डन जी? जी मेरे भाई। एक बंदा है उसकी जो है ना पाकिस्तान में भी ब्रांचेस हैं, मतलब फॉरेन में भी है, वो स्पेसिफाई नहीं करता। जब वो कॉल करके उससे पूछता है वो कहता है ऐसे करो कि मेरी ना बाहर वाले होते हैं। अच्छा जी, एग्रीमेंट हो गया, भाई कह रहे हैं एग्रीमेंट हो गया, और उसके एक शॉप पाकिस्तान में है, एक शॉप उसके अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में एग्रीमेंट किया, जगह नहीं बताई जानबूझ के। जब उसने पूछा किधर आना है, वो कह रहा है अफगानिस्तान आ जाओ, तो लॉ यहाँ पे रीजनेबल प्लेस अफगानिस्तान को नहीं कहे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में डिलीवरी चाहिए थी तो अफगानिस्तान के सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट करना था। नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस क्लियर हो गया। अब है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कंसेप्ट क्या स्टडी कर रहे हैं हम? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या, ये किसी लेक्चर में बताया मैंने आपको? इन रिटर्न जो पार्टीज के प्रॉमिस, यानी असल में हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस जरूर होते हैं। जैसे अगर हमने एसी खरीदने का एग्रीमेंट किया तो एक उस पार्टी ने प्रॉमिस किया क्या कि वो एसी डिलीवर करेगा, और एक हमने प्रॉमिस किया कि हम पैसे अदा करेंगे। तो ये जो इन रिटर्न प्रॉमिस किए जाते हैं क्या कहता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल, एक दूसरे के साथ दो प्रॉमिस। और हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है 2 प्रॉमिस तो जरूर होते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, मस्ट है, सिवाय उन एग्रीमेंट्स के जो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझ आ गया?
अब कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, यानी आपको पता है हर कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम नॉर्मली 2 प्रॉमिस होते हैं, कौन सा प्रॉमिस पहले होगा कौन सा बाद में, ये डिसाइड करना है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में जब म्यूचुअल प्रोमिसेस होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में जब 2 प्रॉमिस होंगे तो उनको परफॉर्म करने की तरतीब क्या होगी, कौन सा पहले कौन सा बाद में, या के इकट्ठे, ये तरतीब क्या होगी, ये है कंसेप्ट। पहला रूल, प्रोमिसेस परफॉर्म साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर अच्छा इसका ये नाम जो रेड में लिखा है चाहे तो याद कर ले, अगर मुश्किल लगे तो छोड़ दें, ये पुराना नाम है, मे भी किसी पास्ट पेपर में ना, पुराने पास्ट पेपर में आपको ये किसी क्वेश्चन में नाम मिल जाए। पहला कहता है अगर तो प्रॉमिस है जिनमें, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में बताया है कि प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक साथ। जैसा कि नॉर्मली आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे ना तो उसमें इस तरह होता है कि उसी वक्त आप पेमेंट करते हैं और उसी वक्त दूसरी पार्टी या डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके आपको चाबी दे देती है। निगोशिएशन वगैरह पहले हो रही होती है, डॉक्यूमेंट्री वर्क पहले हो रहा होता है, लेकिन फाइनल जो डील होती है उसमें एक पार्टी दूसरी को पेमेंट करती है और दूसरी पार्टी से, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस। आप जितने भी मार्केट में निकले, जितने भी शॉप्स पे जाते हैं और खरीदारी करते हैं, इनमें प्रोमिसेस क्या परफॉर्म होते हैं, साइमल्टेनियसली। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं तो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। इनमें कंसेप्ट क्या है, असल में कंसेप्ट ये नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया है कि दोनों प्रोमिसेस इकट्ठे परफॉर्म होंगे तो प्रोमिसेस इकट्ठे परफॉर्म होंगे, ये कोई बड़ा रूल नहीं है, तो सामने की बात है। अहम चीज क्या है, अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, दूसरी को भी प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है, नॉट बाय वन नॉट बाय अदर। इस सूरत में अगर पहली पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, क्या दूसरी पार्टी को प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत है? तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से होगा, दोनों की तरफ से नहीं, यही समझाना है, पहली पार्टी की तरफ से जिसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। नहीं, पर मैंने भाईजान से कहा भाईजान बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर बना के लेके आना हफ्ते बाद, ये हेलीकॉप्टर बना के लेके आए और आके कहने लगा पैसे, मैंने कहा पैसा ये पाया था कि मैं उन्हें उसी दिन पैसे दूंगा, ये मुझे उसी दिन सामान देंगे दुकान के लिए। अब ये सामान ले आए, अब ये कह रहे हैं पैसे, मैंने कहा पैसे तो कोई नहीं, क्या ये हेलीकॉप्टर मुझे दे देंगे कि चल तूने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। ये पागल इन्हें कहेंगे सारी दुनिया अगर इन्होंने डिलीवरी दे दी। तो अगर मैं प्रॉमिस पूरा करने को तैयार नहीं, इन्हें प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं। और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है, मेरे, ना सिर्फ ये कि ये गुड्स ही डिलीवर करेंगे, वो नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा केस करेंगे डैमेजेस का। साइमल्टेनियसली समझ आ गए? यस सर। दूसरा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया कि पहले ये गुड्स डिलीवर करेंगे और हफ्ते बाद मैं उनको पैसे अदा करूंगा। बाज़ का ऐसा ना दुकानदार ऐसे करते हैं। अब इसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स। अच्छा, ऊपर भी बेसिकली फिक्स हो गया था कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ऊपर ऑर्डर कहा गया था साइमल्टेनियसली होगा। अब यहां पे फर्क क्या है कि एक पार्टी पहले परफॉर्म कर रही है, दूसरी पार्टी उसके कुछ दिन के बाद। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, दोनों इकट्ठे होंगे सेम डे, यहां पे एक पहले एक बाद। अब अगर ड्यू डेट के ऊपर ये भाईजान पहले इन्होंने सामान डिलीवर करना था, हफ्ते बाद मैंने पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट के ऊपर ये सामान नहीं लेके आए, तो मुझे तो ये चले जो भी है जैसे भी है, इन्होंने गलत किया, मुझे तो सही करना चाहिए ना, अपना वादा पूरा करना चाहिए, मुझे अपना वादा पूरा करना नहीं। लॉ कहता है जब इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मुझे भी प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है। और इस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, जिस पार्टी ने गुड्स डिलीवर करने थे उसने, तो डैमेजेस वो पे करे। हालांकि ना उसने काम किया ना मैंने, ना उसने प्रॉमिस पूरा किया ना मैंने किया,
लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? इसने पहले गुड्स, जिसने पहले प्रॉमिस परफॉर्म करना था। यही वो कह रहा है कि आपने अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा? इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। अगर पहली वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती, प्रॉमिस पूरा नहीं, तो दूसरी वाली पार्टी को भी पूरा करने की जरूरत है। ये कंसेप्ट मिलता जुलता है, फर्क सिर्फ ये है कि ये साइमल्टेनियसली था और ये एक पहले और दूसरा बाद में। थर्ड, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स ही नहीं हुआ, बताया ही नहीं, तो रूल लगेगा मार्केट नॉर्म्स क्या हैं, एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फीस एग्री हो गई, ये तय ही नहीं पाया था कि फीस पे कब होगी। आए आपने सारी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, उसमें फीस भी लिखी थी, सेशन की स्टार्ट डेट, सेशन की एंड डेट भी लिखे थे, ये नहीं लिखा था फीस पे कब करनी है। तो बताइए पहले अब फीस, अब ये तीसरा केस, पहले फीस पे होगी, पहले आपको पढ़ाया जाएगा, या दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हर रोज आएंगे, एक लेक्चर लेंगे, उसके पैसे दे के जाएंगे? क्या होगा? एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। लॉ कहता है देखा जाएगा नॉर्मली क्या होता है इस तरह की ट्रांजैक्शन में। तो खुद बताइए नॉर्मली इस तरह की ट्रांजैक्शन में क्या होता है? पहले स्टूडेंट फी पे करता है या कि पहले उसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? फीस पे करता है। तो अगर इस केस में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं था तो क्या रूल लगा? एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। क्लियर हो गए? मैंने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में आपको तीन चीजें बताई, पहला साइमल्टेनियस, फिर ऑर्डर इज फिक्स्ड, फिर ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। अब आगे वो कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एलिमेंट भी हो और इलीगल भी हो तो क्या परफॉर्म होगा? अब इसमें ऑर्डर देखें, कह रहा है अगर तो अल्टरनेटिव प्रोमिसेस है ना, अल्टरनेटिव प्रोमिस का मतलब क्या है? या ये या राइस, इधर राइस और या अफीम, तो ये एक लीगल एक इलीगल हो तो कौन सा पार्ट इन्फोर्स होता है? लीगल वाला। याद है ना ये वो एग्जांपल याद है वो कि या तो इंपोर्ट करेंगे कोरिया से या स्मगल करेंगे? एग्जांपल याद है क्या? ये 2 टाइम पहले उसने पूछे थे। तो उसमें कौन से वाला पार्ट इन्फोर्सेबल था? स्मगलिंग वाला के कोरिया वाला? इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट वाला। फिर अगर डिफरेंट एग्रीमेंट हो, यानी फर्स्ट लीगल और बाद में इलीगल, सारा वाइड नहीं होगा। पहले फर्स्ट लीगल है, बाद में इलीगल है, तो फर्स्ट लीगल वाला परफॉर्म होगा, इलीगल वाला नहीं होगा। हाँ, अगर ये पहले इलीगल होता बाद में लीगल, वो याद है एग्जाम्पल उन्होंने कहा जिंदगी का आखिरी डाका मारेंगे, फिर इसके बाद सारी उम्र शराफत से हम ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे, आखिरी डाका कामयाब भी हो गया, उसके बाद दोनों पार्टीज ने बिजनेस भी 1 साल तक किया, बिजनेस के बाद एक पार्टनर सारे पैसे लेके भाग गया। अब दूसरे पार्टनर ने इस एग्रीमेंट की बेस पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा भाईजान इसका आगाज ही इलीगल है, जिसका आगाज ही इलीगल हो उसका अंजाम भी इलीगल। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है भाईजान। अल्टरनेट प्रॉमिस का कंसेप्ट लादा है, फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल का कंसेप्ट लादा है, और फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल ये लादा है, और फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल अलग है। समझ आ रही क्या नहीं? तो पहले लीगल एग्रीमेंट हो बाद में इलीगल। हाँ, वो एक और केस स्टडी याद है जिसमें उन्होंने कहा था इस्लामाबाद की बहुत ही अच्छी बेहतरीन लोकेशन है, इधर घर है, कितने का? 1 करोड़ का अगर रहेंगे, और अगर जुआ खेलेंगे इसके बाद तो फिर 2 करोड़ का। तो फर्स्ट टू डू लीगल यानी घर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लीगल है, लेकिन बाद में गैम्बलिंग इलीगल, तो इन्फोर्स होगा ये? फर्स्ट पार्ट होगा। उसमें वो जुआरी ने कहा था मैं नहीं देता 2 करोड़, उसने बाद में जुआ शुरू कर दिया था रियल केस में,
और उस पहले बंदे ने पैसे मांगे, उसने कहा मैं नहीं देता, तो उसने कोर्ट में जाके कहा सर ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट खत्म करवाएं, मैं अपना घर वापस लेना चाहता हूं, इतनी अच्छी लोकेशन का घर है। कोर्ट ने कहा नहीं, इस एक एग्रीमेंट में असल में 2 एग्रीमेंट है, पहले लीगल फिर इलीगल। इलीगल के ऊपर उन्होंने पेन फेर दिया लाल, उन्होंने कहा ये इन्फोर्स नहीं, लेकिन लीगल यानी घर उसी के नाम पे ट्रांसफर रहेगा जिसने खरीद लिया था, क्योंकि वो लीगल एग्रीमेंट था। बे फर्स्ट लीगल देन इलीगल, समझ आ गया? लीगल विल बी। और लास्ट प्रोमिसेस, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल। ये तो पढ़ा सा लग रहा है, चैप्टर 6 में पढ़ा सा लग रहा है कि अगर प्रोमिसी निग्लेक्ट करे, रिफ्यूज करे प्रोमिसी, तो फिर म्यूचुअल, तो फिर प्रोमिसर के लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। इसकी एग्जांपल क्या थी? प्रोमिसी ने कहा आओ हमारे घर में पेंट कर दो, और जब प्रोमिसर पेंट करने के लिए आया उसने दरवाजा ही नहीं खोला और सीढ़ी उतार ली उसने, सीढ़ी नहीं दी उसको। उसने कहा भाई सीढ़ी दीवार पे पेंट करना है छत पे, उसने कहा सीढ़ी नहीं देनी, बाहर से भी नहीं लेके आने देंगे, उड़ के करो तो करो। तो नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से प्रोमिसी इनकार कर दे तो क्या प्रोमिसर कहेगा अच्छा तो फिर मैं ना समझू? प्रोमिसर ने फिर ना ही समझनी है, ना ही समझनी। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? प्रोमिसर के प्रोमिसी की तरफ से। तो प्रोमिसर के पास क्या राइट है? उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, वो रिसेंड कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। शाबाश। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर फर्ज कीजिए टोटल 5 कमरे पेंट करवाने थे, 2 के पेंट करवा लिए और तीसरे में प्रोमिसी ने सीढ़ी देने से इनकार कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंडेबल वाइडेबल है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है? क्या जितना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया उतने की कंपनसेशन भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इस असूल का एक टेक्निकल नाम है लीगल क्वांटम मेरूट। क्वांटम मेरूट का मतलब है एज मच एज इज परफॉर्म्ड, जितनी क्वांटिटी परफॉर्म हो गई। क्वांटम मेरूट का मतलब क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट की जितनी क्वांटिटी परफॉर्म हो गई उतने पैसे मिलेंगे। कुछ को समझ आए? तो फिर समझे बताइए आज हमने क्या सीखा? 3 कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट कौन सा सीखा? टाइम। दूसरा प्लेस। तीसरा ऑर्डर। टाइम में रूल क्या था? अगर मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल? इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन नॉर्मली 2-3 रूल्स क्या है? वर्किंग डे में हो, यूजुअल बिजनेस आवर्स में हो, और अगर प्लेस मेंशन नहीं है प्रोमिसर मस्ट अप्लाई। प्रोमिसर मस्ट अप्लाई, यानी अप्लाई का मतलब आस। और प्रोमिसी मस्ट स्पेसिफाई रीजनेबल प्लेस। और रीजनेबल की एग्जांपल्स क्या बताई? वेयर हाउस या शॉप रीजनेबल है, पब्लिक प्लेस या रेजिडेंस रीजनेबल नहीं है। ऑर्डर में क्या रूल्स थे? पहला, इफ साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा। अगर एक पार्टी रेडी नहीं है परफॉर्म करने को, दूसरी को जरूरत नहीं, ये है साइमल्टेनियस। फिर इफ ऑर्डर इज फिक्स्ड, तो एज फिक्स्ड इन ऑर्डर। इसमें अगर पहली पार्टी परफॉर्म नहीं करती, दूसरी को करने की जरूरत नहीं। तीसरा केस, इफ ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड एज पर नेचर। फोर्थ, लीगल और इलीगल वाला। इसमें पहले बताना है लीगल अल्टरनेटिव वाला है कि फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल वाला। लीगल अल्टरनेटिव का मतलब होता है या ये काम करेंगे या ये, और फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल में होता है पहले ये करेंगे बाद में ये। दोनों में फर्क है। लीगल और इलीगल में 2 बातें हैं। पहली बात क्या है? अल्टरनेट प्रोमिसेस। अल्टरनेट प्रोमिसेस क्या है? या ये करेंगे या ये करेंगे। तो इसमें लीगल वाला इन्फोर्सेबल है। और फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल में क्या रूल है? पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे।
तो पहले लीगल और बाद में इलीगल, तो लीगल वाला इन्फोर्सेबल, इलीगल वाला नहीं। और लास्ट कौन सी एग्जाम, 5वां रूल क्या है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में, प्रॉमिसेस नेग्लेक्ट। शाबाश, सीढ़ी वाली एग्जांपल आ जाए जहन में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।